हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ये हमारा 12th वीडियो है। 11 वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुका है। ये इसमें देखेंगे 12th वीडियो है, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समवायता। ठीक है, दो तरीके से हम पढ़ रहे थे। एक तो आपका त्रिविम समवायता था, उसमें था आपका प्रकाशीय समवायता और ज्यामितीय समवायता। ठीक है, तो ये प्रकाशीय समवायता हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर हो गया है। अब आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ज्यामितीय समवायता। तो स्टार्ट करते हैं। यह एक प्रकार की त्रिविम समवायता है। ठीक है, त्रिविम समवायता जो स्टीरियो आइसोमर है उसका उसी का ही ये टाइप है। यह समवायता ऐसे यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें द्विबंध तंत्र जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब कि कार्बन और कार्बन है उसमें तो होगा ही, साथ ही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच भी अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें भी हम ज्यामितीय समवायता देख सकते हैं। एवं द्विबंध कार्बन एटम दो भिन्न एटम या ग्रुप से संलग्न रहता है। ठीक है, जो भी आपका डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है वो दो अलग अलग एटम या ग्रुप के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखो, ये तो आपका कार्बन है, ठीक, और उसके साथ अलग अलग आपका ए बी देखो जुड़ा हुआ है। इसमें भी ए बी है, ए डी है, इसमें ए बी है और डी ए है। ठीक है, तो अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड से जुड़े यौगिकों में मुक्त घूर्णन मतलब कि फ्री रोटेशन अवरुद्ध होने के कारण ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूँ कार्बन और कार्बन के बीच हमें रोटेशन करवाना है, ठीक है, ये है कार्बन और कार्बन के बीच, इसमें अगर रोटेट करते हैं तो ये आसानी से रोटेट हो जाएगा। बट अगर हम कार्बन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसको रोटेट करना चाहें तो ये तो आपका कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उसके कंपेयर में उतना रोटेट नहीं हो पाएगा, या आपका फ्री रोटेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसी के कारण यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, बोल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कि इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है उसी के कारण। ठीक, अगर रोटेशन हो जाता तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं पाया जाता, उसमें क्या पाया जाता, आपका ऑप्टिकल आइसोमर पाया जाता। फिर क्या बोला गया है कि एक एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर हम कार्बन और कार्बन के बीच जो भी डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, देखो ये मेन आपका है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाया जाएगा। कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है उसके प्रेजेंस में। ठीक, तो देखो एक कार्बन के साथ ए लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, यहाँ पे भी ए और बी लगा हुआ है। तो इसमें आपको देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कि इसमें ए और बी है वो क्या क्या हो सकता है। अगर एक साइड है या अलग साइड है तो क्या क्या हो सकता है। आप थ्रियो और एरिथ्रो पढ़ चुके हैं हम इसी सीरीज में, स्टीरियोकेमिस्ट्री सीरीज में। तो उसमें क्या था, अगर एक ग्रुप एक साइड रहता था, जैसे कि इसमें ए और ए एक ग्रुप एक साइड में है तो उसको क्या बोलते थे, एरिथ्रो बोलते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, एरिथ्रो बोलते थे। बट हम यहाँ पे अब एरिथ्रो और थ्रियो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एरिथ्रो और थ्रियो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे देखा जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है। तो थ्रियो और एरिथ्रो को सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दोनों में भी देख सकते हैं, लेकिन जनरली सिंगल बॉन्ड में ही देखा जाता है। अब ये डबल बॉन्ड है उसको क्या देखते हैं हम, सिस और ट्रांस यूज किया जाता है। तो सिस और ट्रांस क्या है उसको देख लेते हैं। अगर सेम ग्रुप एक साइड रहता है तो उसको सिस बोलते हैं, और अगर सेम ग्रुप अलग अलग साइड में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांस बोलते हैं, विषम या विपक्ष बोलते हैं। देखो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, विपक्ष, एक पक्ष ये हुआ दूसरा पक्ष ये हुआ, मतलब कि दोनों ग्रुप अलग अलग पक्ष में होता है। और ये सम पक्ष है, मतलब कि दोनों ग्रुप एक ही पक्ष में होगा, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। ठीक है, इसको आप अगर लेफ्ट राइट में नहीं है तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए बी और ए और बी। ये नहीं कि ऊपर और नीचे ही लिख दिया गया है डबल बॉन्ड को, ये वाला कार्बन के ऊपर नीचे है तो ऐसा वाला लेफ्ट राइट नहीं रहेगा, वैसा नहीं है। ठीक है, आप जैसे भी चाहो वैसा रख सकते हो। तो देखो इसमें भी एक ग्रुप एक साइड में है ना, तो इसीलिए इसको सिस बोला गया है, सम पक्ष। ठीक है, अगर अलग अलग पक्ष में रहता है तो उसको विपक्ष या ट्रांस बोला जाता है। जनरली यूज किया जाता है सिस और ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस बोलेंगे हम। एक रूप में दो समान समूह द्वि आबंध के एक ही ओर होते हैं और दूसरे में विपरीत पक्ष में होते हैं, बोला है। ठीक है, सिस और ट्रांस लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो लैटिन भाषा में शब्द में है जिनमें सिस का मतलब होता है ऑन द साइड, इस तरफ,
और ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, पार, पार जिसमें है उसको अक्रॉस मतलब ट्रांस बोलेंगे, और ऑन द साइड मतलब कि सीस बोला गया है। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है तो वो भी इस्तेमाल हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे CH3 और CH3 एक साइड है, समपक्ष में है, मतलब कि सीस होगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, बट ब्यूटेन होता, बट यहाँ पे ब्यूटेन क्यों नहीं होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है देखोगे तो डबल बॉन्ड रहता है तो लास्ट में इन लगाते हैं, इसलिए ब्यूट इन हो गया है। और 2 पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे है ना, तो इसलिए सिस 2 ब्यूटीन इसका नाम पड़ा, तो ये सिस हो गया। अब देखो यहाँ पे CH3 ये CH3 अलग अलग विपक्ष में है तो इसको ट्रांस बोलेंगे, ट्रांस 2 ब्यूटीन। वैसे ही इधर देखते हैं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपका एक पक्ष में है तो सिस, और अगर अलग अलग पक्ष में है तो वो ट्रांस कहलाएगा। तो ट्रांस डाइक्लोरोएथिलीन, सॉरी सिस डाइक्लोरोएथिलीन ये वाला, और ये वाला आपका ट्रांस डाइक्लोरोएथिलीन हो जाएगा। ये तो चलो एक ही ग्रुप है तो डाइक्लोरो इस तरीके से बोल सकते हो, बट इसमें पूछा जाता है मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस तरीके से पाया जाता है, समझाइए एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो आपको ये वर्ड में लिया रहेगा ना, और ये नहीं बताएगा कि ये स्ट्रक्चर इसका फ्यूमेरिक का ऐसा है और मेलेइक का ऐसा है, वर्ड में लिख दिया जाएगा कि फ्यूमेरिक एसिड और मेलेइक एसिड का आपका स्ट्रक्चर बनाना है करके। तो देखो कैसे होता है, 2 कार्बन तो रहेंगे ही डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, और क्या रहता है, 2 एसिड ग्रुप रहते हैं। वो एसिड ग्रुप आपका सिस हो सकता है या आपका ट्रांस हो सकता है। तो इसको सिस, जैसे कि सिस बोल देते थे वहां पे, ये सब में देखो सिस बोले हैं ना, सिस, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, और ये सिस है, तो सिस और ट्रांस बोलने से हो जा रहा था, बट यहाँ पे पूरा उसका नाम ही चेंज हो जाता है अगर सिस और ट्रांस में होता है। जैसे कि 2 एसिड ग्रुप है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वो सिस में है तो सिस बोलना चाहिए था, लेकिन इसका नाम क्या पड़ा है, मेलेइक पड़ा है। ठीक है, मेलेइक पड़ा है, और जब 2 एसिड ग्रुप आपका ट्रांस में मतलब कि विपक्ष में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूमेरिक है। तो ये मेलेइक और फ्यूमेरिक का पूरा नाम चेंज हो गया है, सिस और ट्रांस नहीं बोला जाता है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगला में एग्जाम्पल में सिट्रोकोनिक अम्ल और मिसोकोनिक अम्ल, यहाँ पे भी आप अलग अलग नाम पड़ गया है। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 H था, उसको क्या किए हैं हम, एक H को हटा करके, एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे CH3 जोड़ दिए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिट्रोकोनिक अम्ल। जब 2 एसिड ग्रुप एक साथ है तो, और अलग अलग साइड में है तो उसको क्या बोलते हैं, मिसोकोनिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल और मेलेइक अम्ल में एक एक हाइड्रोजन को हटा करके CH3 डाल दीजिएगा तो सिट्रोकोनिक और मेसोकोनिक अम्ल बनता है। ये हो गया एग्जाम्पल। तो आगे देखते हैं और सा एग्जाम्पल है, जैसे कि साइक्लिक में आपको पूछा जाता है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो देखो एसिड ग्रुप दोनों फिर से क्या है, एक साइड है तो ये क्या कहलाएगा, सिस बोलते हैं। और देखो यहाँ पे ये ट्रांस बोला जाएगा, क्यों ट्रांस बोला जाएगा, क्योंकि 2 एसिड ग्रुप आपका एक दूसरे के विपक्ष में है। ये हो गया। अब इसको देखो, ये सिस है कि ट्रांस है, दोनों फिर से OH ग्रुप आपका एक साइड है तो इसको सिस बोल देंगे, और ये देखो दोनों OH ग्रुप आपका विपरीत है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस ग्रुप है। ठीक है, अब समझ आ गया सिस और ट्रांस कैसे देखते हैं। ठीक, फिर अगला देखेंगे हम ज्यामितीय समावयवों का EZ विधि से नामकरण। अब आपको यहाँ देखने से पहले मैं ये थोड़ा सा बता देना चाहूंगी कि सिस और ट्रांस समझ आ गया होगा, सिस और ट्रांस। तो सिस का मतलब समझना Z और ट्रांस का मतलब समझना E, बाकी सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा। तो एक साइड ग्रुप रहेगा तो उसको Z लिखना या G बोलते हैं, और ट्रांस रहेगा तो उसको E लिख देना है। तो कैसे यहाँ पे नाम परिवर्तित हो गया है उसको देखेंगे। सिस ट्रांस विधि से सभी प्रकार की ज्यामितीय समायुओं के विन्यास को प्रकट करना संभव नहीं होता है। ट्राई एवं टेट्रा प्रतिस्थापी एल्किन व्युत्पन्नों के विन्यास सिस ट्रांस विधि से प्रकट नहीं किए जा सकते, अतः उसको हम क्या से प्रकट करते हैं, EZ नामकरण से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो अब EZ और नामकरण कैसे होगा उसको देखें। देखो अब जैसे कि सिस और ट्रांस में देख रहे थे कि 2 ग्रुप आपका सेम था, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि सेम है करके, तो इसीलिए इस तरीके से ग्रुप में आपको E और Z यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। देखो अब आप एक थोड़ा सा जैसे कि सीक्वेंस रूल पढ़े थे, CIP रूल पढ़े थे, तो वहाँ पे मैं बोली थी
कि जो CIP रूल है वो आपका RS में भी काम आएगा और क्या बोली थी, E और Z में भी काम आएगा बोली थी, ठीक है। तो उसी को CIP रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है। और जो कार्बन कार्बन के बीच जो भी कंपाउंड या ग्रुप लगे हुए हैं, एटम लगे हुए हैं, उसको नंबरिंग देना है हमें। तो देखो ये मेन आपका कार्बन चेन है, सॉरी कार्बन का है डबल बॉन्ड, तो उसमें होगा। अब इसमें से जो ग्रुप लगे हैं उसको क्या करना, आप पहले एक कार्बन को देखना, उसको नंबरिंग करना, फिर दूसरा कार्बन को देखना, उसका नंबरिंग करना। ये नहीं कि पूरा का पूरा नंबरिंग करेंगे हम, ठीक है। RS में क्या करते थे, जिस कार्बन एटम पे 4 अलग अलग ग्रुप लगा हुआ था उसको हम नंबरिंग करते थे, बट यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। कैसा करेंगे, देखो पहले ये वाले कार्बन, पहला वाला कार्बन का नंबरिंग करेंगे। 2 ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप CH3 और एक दूसरा ग्रुप आपका ब्रोमीन, तो इन दोनों में नंबरिंग करेंगे तो कौन सा पहला नंबर आएगा, ब्रोमीन पहला नंबर आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा, CH3। तो बस ऐसा ही करना है आपको। अब दूसरा कार्बन एटम ले लेते हैं, देखो ये दूसरा है। अब इसमें नंबरिंग करना है 1 2 करके, तो पहला नंबरिंग हो जाएगा क्लोरीन और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो ये हो गया। तो देखो अब ये 1 नंबर और ये 1 नंबर आपका क्या है, एक साइड में है। तो एक साइड में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक साइड में है तो मैं बोली हूँ एक साइड, जैसे कि सीस लिख सकते थे, बट यहाँ पे सीस नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपका, जेड लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा, जेड 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपिन हो जाएगा। अब इसको देखेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो प्रोपिन, ये क्या होगा। तो पहले वही कार्बन का लेना, इसको 1 मान देंगे, इसको 2 मानेंगे। अब इस कार्बन का सेकेंड वाला कार्बन का लेना है। क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ब्रोमीन का ज़्यादा होता है, तो ब्रोमीन ले लेंगे, इसको 1 और इसको 2। तो अब देखो ये 1 और ये 1 विपक्ष में हुआ, तो विपक्ष में क्या बोलते थे हम उसमें, जैसे कि सी से ट्रांस बोलते थे तो ट्रांस बोलते थे। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि ट्रांस को क्या लेना है, यहाँ पे ई लेना है। तो ये वाला सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो ई, ये ई आया है, ये जेड आया है, पहला वाला एग्जाम्पल। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड वाला क्या आता है, इसमें ले लेंगे इसको पहला, ये हो गया क्लोरीन दूसरा, CH3 हो गया पहला और हाइड्रोजन हो गया दूसरा। तो अब देखो ये पहला, ये दूसरा, दूसरा एक साइड में है और पहला एक साइड में है। तो एक साइड में रहने से सीस, या सीस नहीं है, इसको सीस से दर्शा नहीं सकते, तो क्या से दर्शाएंगे हम, जेड से दर्शाएंगे। तो ये वाला हमारा क्या आ गया, जेड आ गया, ठीक है। पहला जेड आया, दूसरा ई आया, तीसरा जेड आया। तो इस तरीके से हमें नामकरण करना है। तो अब क्या बोला गया है, उपयुक्त यौगिक के विन्यास को प्रकट करने हेतु EZ विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कि अगर सेम ग्रुप ना रहे, अलग अलग ग्रुप रहे दोनों कार्बन पे, तो इस तरीके से सीक्वेंस रूल अप्लाई करिएगा 1 2 1 2 करके दोनों कार्बन का, और उसको 1 1 को एक साइड है कि अलग अलग साइड है, उस हिसाब से ई और जेड नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि डबल बॉन्ड से संलग्न एटम या ग्रुप को सीक्वेंस रूल के अनुसार से, जो अभी मैं बताई हूँ वही को इसी को लिखा गया है, देखिए सेम है। और यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्या है, जो जेड है जर्मन भाषा का है, ठीक है, तो उसका होता है टुगेदर, और ई का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट साइड रहता है तो उसको ई बोल देंगे, और जेड मतलब कि टुगेदर मतलब कि एक साइड रहता है एक सी में, तो उसको क्या बोल देंगे हम, जेड बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया रूल आपका। अब देखो जैसे कि ये जेड बोला गया है, इसको जेड, इसको ई और इसको ई, तो ये आ रहा है कि नहीं उसको देखते हैं, ये जेड आ रहा है कि नहीं। तो क्लोरीन और आयोडीन में इसको, आयोडीन को पहला, क्लोरीन को दूसरा, CH3 को पहला, हाइड्रोजन को दूसरा, तो हाँ ये जेड है। अब ये इसमें देखेंगे, ये पहला ब्रोमीन, क्लोरीन दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, तो ये भी हाँ, ये दोनों 1 ग्रुप एक साइड है तो इसको भी जेड बोल सकते हैं। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका पहला, ये दूसरा, और क्लोरीन पहला कर देंगे और इसको दूसरा कर देंगे, तो ये आपका अलग अलग साइड आ रहा है, देखिए 1 1, तो इसीलिए इसको ई मान लिए हैं, चलो ठीक है। अब इसको जेड बोला गया है तो आ रहा है कि नहीं देखते हैं, क्लोरीन पहला, हाइड्रोजन दूसरा, ब्रोमीन पहला और CH3 दूसरा, तो ये भी आपका जेड आ रहा है, एक साइड में है, तो ये भी जेड सही है, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है वो सही है। तो और एग्जाम्पल देख लिए हम। अब देखो ये ई लिखा हुआ है, ये जेड लिखा है, और देखते हैं इसमें कैसे लिखा होगा। इसको ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, और ये 1 है, ये 2, ये 1
और ये 2। तो सीक्वेंस रूल के अनुसार से इसी सीरीज में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका सीक्वेंस रूल, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये विपरीत साइड है विपक्ष, ठीक है, तो इसको ई कर देंगे, और ये सेम साइड में है तो इसको जेड कर देंगे। तो ये हो गया ई जेड नामकरण। तो अब देख लेते हैं अगला। देखो अब हम क्या देखे हैं, ई जेड देख चुके और सिस और ट्रांस देख चुके। तो अब बोला जा रहा है ज्यामितीय समायों के विन्यास का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो 3 तरीके से कर सकते हैं हम। पहला है साइक्लाइजेशन से, दूसरा है ऑक्सीडेशन मेथड से, तीसरा है बायोफिजिकल मेथड से। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम। पहला है साइक्लाइजेशन, बाइसाइक्लाइजेशन। मैलेइक अम्ल को गर्म किए जाने पर जल का एक अणु खो देता है और एनहाइड्राइड बनाता है। ठीक है, मैलेइक अम्ल अभी देखे थे, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल को गर्म किए जाने पर एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है, देखो ये मैलेइक अम्ल है, जो एसिड ग्रुप है वो एक साइड है, मतलब कि मैलेइक अम्ल, और अलग अलग साइड था तो वहाँ पे देखे थे हम फ्यूमेरिक अम्ल बोल रहे थे। तो ये सीस में है, ठीक है, तो सीस में है। तो अब हम इसको गर्म करते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से है, दिख रहा है हमें वाटर का मॉलिक्यूल, इसको निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाएगा ना, एनहाइड्राइड जिसको बोलते हैं। अगर 2 एसिड ग्रुप से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं तो उसको एनहाइड्राइड बोला जाता है। तो ये एनहाइड्राइड बना, लेकिन ये हमारा ट्रांस जो है वो फ्यूमेरिक एसिड है। फ्यूमेरिक एसिड में 2 एसिड ग्रुप आपका अलग अलग साइड है, तो इसको गर्म करोगे तो यहाँ से और यहाँ से तो अलग अलग साइड से आपका वाटर का मॉलिक्यूल तो नहीं निकाल सकता ना, तो यहाँ पे एनहाइड्रेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही ध्यान देना है। तो बोला जा रहा है इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मैलेइक अम्ल में 2 कार्बोक्सिलिक समूह एक ही दिशा में है और इसमें सिस विन्यास है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल में दोनों कार्बोक्सिलिक विपरीत दिशा में है, होने के कारण यह एनहाइड्राइड नहीं बनाता, अतः यह ट्रांस होगा। अगर एक साइड है तो आपका वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और एनहाइड्राइड बनाएगा, अगर अलग अलग साइड है तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा और एनहाइड्राइड नहीं बनाएगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड। जब मैलेइक अम्ल का ऑक्सीकरण क्षारीय केमिनोफोर द्वारा किया जाता है तो मीजो टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल के ऑक्सीकरण से रेसमिक टार्टरिक अम्ल बनता है। तो हम पढ़ चुके हैं मीजो टार्टरिक अम्ल क्या होता है और रेसमिक टार्टरिक अम्ल क्या होता है। तो अब हम मैलेइक अम्ल से करके देखते हैं कि क्षारीय केमिनोफोर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के द्वारा करते हैं तो क्या होता है। अब देखो क्षारीय केमिनोफोर मतलब कि आपका OH ग्रुप जुड़ता है। तो मैलेइक अम्ल में इस तरीके से करेंगे तो ये वाला जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और वहाँ पे एक OH और एक OH जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मीसो टार्टरिक अम्ल है। मीसो टार्टरिक अम्ल, मीसो मतलब कि क्या होता है कि मिनिमम आपका 2 कायरल सेंटर होना चाहिए और वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा पास हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मीसो टार्टरिक अम्ल। वैसे ही हम फ्यूमेरिक अम्ल में देखते हैं क्षारीय केमिनोफोर की उपस्थिति में ही करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है, OH तो जुड़ता है, लेकिन आपका जो हमारा 2 मॉलिक्यूल बनता है ये अलग अलग कहाँ पे जुड़ेगा वो नहीं होता, वो आपका रेशमिक मिश्रण बनता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर में मिसो ही बना था, एक ही बना था, तो यहाँ पे एक नहीं बन के 2 बनता है, इसलिए टार्टरिक अम्ल का रेशमिक मिश्रण कहलाता है। तो मैलेइक अम्ल से मीजो टार्टरिक अम्ल बनता है और फ्यूमेरिक अम्ल से रेशमिक मिश्रण बनता है टार्टरिक अम्ल का, जब केमिनोफोर क्षारीय केमिनोफोर यूज करते हैं उसके द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तब। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड देखते हैं। सामान्यतः यह पाया जाता है कि सिस समावि के क्वथनांक ट्रांस समावि की तुलना में कम होते हैं। क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार सिस समावि का घनत्व, दहन ऊष्मा, अपवर्तनांक, द्विध्रुव आघूर्ण विलेयता के उच्च मान प्राप्त होते हैं। मतलब कि फिजिकल मेथड से ऐसे ही देख सकते हो कि बोला गया है कि जो सिस होते हैं उसका द्विध्रुव आघूर्ण आपका ज़्यादा होता है कंपेयर जो ट्रांस आपका रहता है उससे। ट्रांस रहता है तो एक दूसरे को निरस्त कर देता है और उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अलग अलग ये 3 मेथड थे, अलग अलग निर्धारण कर सकते थे इसमें। अब देखते हैं अगला। चलो ये हो गया हमारा
डिटर्मिनेशन ज्यामितीय समायों के विन्यास का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 3 टाइप का देख चुके हैं। और क्या देखे हैं इस वीडियो में हम, सिस और ट्रांस और ई और जेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आक्सीमों की ज्यामितीय समायता। इस वीडियो में यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट पढ़ना है हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ आक्सीम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ आक्सीम को नेक्स्ट 13 वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।